फर्स्ट ईयर के बच्चों, आज हम शाखा लेखा जो हम पढ़ रहे थे उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा देख लीजिए, इसमें स्टॉक एवं देनदार प्रणाली है, स्टॉक एंड डेब्टर्स मेथड। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे जिन शाखाओं में बहुत अधिक बिक्री होती है और शाखा उधार व नगद सभी प्रकार की बिक्री करती है, उन शाखाओं में एक शाखा खाता खोलने के स्थान पर कई खाते खोले जाते हैं। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि शाखा को केवल बीजक मूल्य पर ही माल बेचने दिया जाता है। जैसे पहला है शाखा स्टॉक खाता और दूसरा है शाखा का व्यय खाता, शाखा संपत्ति खाता, शाखा देनदार खाता, शाखा को भेजे गए माल का खाता। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत अधिक बिक्री करती हैं और इनके खाते उधार व नगद के रूप में खोले जाते हैं। यह इनकी विशेषता है जो आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा। और उसके बाद हम देखेंगे इनका एक असाधारण क्षति के बारे में हम आपको बताएंगे। जब शाखा में आग लगने से या चोरी होने से अन्य प्रकृति के प्रकोप के कारण माल की क्षति हो जाती है तो इसे असाधारण क्षति कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। इस कारण जो माल नष्ट हो जाता है तो इसके बीजक मूल्य एवं वास्तव में नष्ट हुए माल के मूल्य का अंतर शाखा समायोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय। जब मुख्य कार्यालय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्ययों का भुगतान शाखा के लिए करता है तो मुख्य कार्यालय द्वारा भुगतान किए गए प्रत्यक्ष व्यय शाखा समायोजन खाते के डेबिट पक्ष में तथा अप्रत्यक्ष व्यय शाखा लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। दूसरा है शाखा के देनदारों द्वारा मुख्य कार्यालय को सीधा लौटाया गया माल। जब शाखा के देनदार मुख्य कार्यालय को माल सीधा लौटाते हैं तो इसे देनदार खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं तथा इसके बीजक मूल्य व लागत मूल्य का अंतर शाखा समायोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ऐसा करने का कारण ये है कि यदि देनदार ने माल शाखा को लौटाया होता है तो यह शाखा के अंतिम रहतिये में शामिल होने के कारण अंतिम रहतिये का मूल्य बढ़ जाता है और फिर इस आधिक्य का समायोजन किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा लिख लेना है और इसको पढ़ना भी है। दूसरा है थोक शाखा विधि। जब निर्माता थोक व्यापारियों को थोक मूल्य पर माल भेजते हैं तो उन्हें वह लाभ नहीं मिल पाता जो थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता या उपभोक्ता से लेते हैं। अतः कुछ निर्माता अपनी शाखाओं को माल थोक मूल्य पर भेजते हैं ताकि ये शाखाएं उपभोक्ता को माल फुटकर मूल्य पर बेचकर जो लाभ कमाए वह मुख्य कार्यालय का अतिरिक्त लाभ हो जाएगा। यद्यपि इस प्रकार के कार्य में नियंत्रण की लागत भी बढ़ जाती है, फिर भी यदि अतिरिक्त लाभ इसके लिए किए गए अतिरिक्त नियंत्रण आदि की लागत से अधिक होता है तो ऐसा करना लाभप्रद होता है। थोक मूल्य सदैव फुटकर मूल्य से कम होता है। थोक मूल्य हमेशा फुटकर मूल्य से कम होता है। जैसा मान लीजिए कि माल की लागत 100 रुपये है और थोक मूल्य 20% अधिक है तो थोक मूल्य 120 रुपये हुआ और फुटकर मूल्य लागत से 30% अधिक है तो यह मूल्य 130 रुपये हुआ। इस दशा में शाखा का लाभ 30 रुपये है पर वास्तविकता यह है कि शाखा का लाभ केवल 10 रुपये है। यदि शाखा न होती तो मुख्य कार्यालय स्वयं थोक मूल्य पर बड़े ग्राहकों को माल बेचकर 20 रुपये का लाभ कमा सकता था। अतः यह आवश्यक है कि शाखा के थोक एवं फुटकर लाभ का ज्ञान प्राप्त किया जाए। उसके बाद ये थ्योरी का आपका जो सिलेबस है वो शाखा लेखकों से ख़त्म हो चुका है। दूसरा है एक स्वतंत्र शाखा, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जो होती हैं, यहाँ हम उन शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्हें निर्माण कार्य के साथ विक्रय करने का भी अधिकार मुख्य कार्यालय द्वारा दे दिया जाता है। ये शाखाएं लगभग प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण स्वतंत्र होती हैं। इनका संबंध मुख्य कार्यालय से केवल इतना ही रहता है कि मुख्य कार्यालय नीतियां निर्धारित करता है और ये शाखाएं इन्हीं नीतियों के अंतर्गत कार्य करती हैं। इन पर मुख्य कार्यालय का स्वामित्व रहता है तथा इनके द्वारा किया गया लाभ व हानि मुख्य कार्यालय द्वारा सहन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये मुख्य कार्यालय से भी माल मंगा सकती हैं यदि ऐसा करना उचित समझें। इन्हें बिक्री एवं देनदारों से जो धन प्राप्त होता है उसे ये आश्रित शाखाओं की तरह साधारण मुख्य कार्यालय को नहीं भेजती, वरना ये अपने नाम में खाता खोलकर उसमें जमा करती हैं और इस राशि को अपने व्ययों के भुगतान करने में व अन्य व्यवसाय संबंधी भुगतान करने में प्रयोग करती हैं।
दूसरा है स्वतंत्र शाखा की पुस्तकों में लेखे। इसमें है पहला रोकड़ भुगतान, रोकड़ की प्राप्ति, माल प्राप्त करना और माल भेजना। ये 4 चीज़ें हैं और 4 पुस्तकें हैं जो स्वतंत्र शाखा की पुस्तकों में लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे मुख्य कार्यालय के व्यय, देनदार के खाते का हस्तांतरण, शाखा द्वारा मुख्य कार्यालय के दायित्वों का भुगतान करना और मुख्य कार्यालय के लिए धन एकत्रित करना। उसके बाद है मार्गस्थ मदें, ट्रांसिट आइटम्स। बोला जा मार्गस्थ मतलब होता है, मार्गस्थ का मतलब होता है ट्रांसिट। साधारण मुख्य कार्यालय के खाते की बाकी जो कि शाखा की पुस्तकों में खोली जाती है और शाखा खाते की बाकी जो कि मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में खोली जाती है बराबर ही रहती है, परंतु निम्नलिखित दशाओं में ये अंतर भी हो सकता है। शाखा द्वारा वर्ष समाप्त होने के कुछ पूर्व मुख्य कार्यालय को रोकड़ भेजना, पर वर्ष समाप्त होने के बाद अगले वर्ष इस राशि का मुख्य कार्यालय पहुंचना। दूसरा है शाखा द्वारा वर्ष समाप्त होने के कुछ पूर्व मुख्य कार्यालय को माल भेजना और वर्ष समाप्ति के बाद अगले वर्ष इस माल का मुख्य कार्यालय पहुंचना। ये सब क्या होता है? ये मार्गस्थ मदें होती हैं और इनमें अंतर दिखाया जाता है दोनों में। जो राशियां या माल वर्ष समाप्त होने की तिथि पर मार्ग में होते हैं, रास्ते पर होते हैं, उन्हें मार्गस्थ इन ट्रांसिट कहा जाता है। ठीक है। मार्गस्थ रोकड़ भी होती है। कभी कभी शाखाएं मुख्य कार्यालय के पास वर्ष समाप्त होने के कुछ दिन पहले रोकड़ भेजती हैं, जिससे मुख्य कार्यालय वर्ष समाप्त होने के दिन तक प्राप्त नहीं कर पाता, वरना इसे अगले वर्ष में किसी भी दिन प्राप्त करता है। तो शाखा द्वारा भेजी हुई रोकड़ वर्ष के अंतिम दिन मार्गस्थ रोकड़ कही जाती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा नोट कर लीजिए। और इसके बाद में हम सोच रहे थे थोड़ा वो मुख्य ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखा देते, तो लिख लीजिए थोड़ा सा मुख्य जो इसके हैं अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थोड़ा बता देते हैं, लिख लीजिए। पहला लिखिए, शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? आश्रित शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा। दूसरा है, अंतिम स्कंद की राशि ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? स्मरण स्कंद खाता, मेमोरेंडम अकाउंट। तीसरा है, देनदार पद्धति में शाखा खाता होता है, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट होता है ये। चौथा है, शाखा समायोजन खाते की प्रकृति होती है, नाम मात्र खाते की प्रकृति होती है। नेक्स्ट है 5वां, विदेशी शाखा खाते में स्थायी संपत्तियों को परिवर्तित किया जाता है प्रारंभिक दर से। किससे? प्रारंभिक दर से। 6 है, विदेशी शाखा के मुख्य कार्यालय के शेष को किस दर से बदला जाता है? इनमें से कोई नहीं, प्रारंभिक दर, अंतिम दर, औसत दर, इनमें से कोई भी नहीं। तो आज के लिए इतना ही। शाखा लेखा आपका थ्योरी जो पोर्शन था वो ख़त्म हो चुका है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बोर्ड में कराएंगे, कॉलेज जब शुरू होंगे तब के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।